हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू सर में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश वन रक्षक की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म 25 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। इसके सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस दिया है मैथ 20 नंबर का, हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, जीके 20, साइंस साइंस 20 नंबर का। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं 2017 के प्रीवियस पेपर। 2017 के प्रीवियस पेपर 18 जुलाई 2017 को हुआ था, उसको आज कंप्लीट सॉल्व कराता हूं, जिसे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। एक संख्या श्रेणी दी गई है, उसमें गलत पद बताना है। 15, 28, 45, 64, 85, 116, 147, ये श्रेणी दी गई है। इसमें से गलत पद बताना है। तो श्रेणी में ये नियम लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 13, इन दोनों का 17, इन दोनों का यहाँ से घटाने पर 19 आएगा, इन दोनों का यहाँ से घटाने पर 21, इन दोनों का यहाँ से घटाने पर आएगा तुम्हारा 31, इन दोनों का अंतर भी आएगा 31। तो ऐसा करते हैं, इसमें ये संख्या अभाज्य संख्या दिख रही है, इसमें जितना भी अंतर है वो अभाज्य संख्याओं का है, लेकिन यहाँ भाज्य संख्या आ चुकी है। अगर मान लो यहाँ 23 होता, यहाँ अंतर 23 का होता, तो ये संख्या 86 होती। अगर संख्या 87 होती, अगर ये 27 संख्या है, तो यहाँ से फिर कितने का अंतर होगा? तो मैं कहता हूँ 29 का अंतर होगा। अब नियम बन गया, अभाज्य संख्या 13, 17, 19 के बाद 23वां संख्या, उसके बाद 25 होती नहीं, 27 होती नहीं, उसके जस्ट 29 के बाद 31। तो मैं संख्या कह सकता हूँ ये 85 यहाँ सीरीज में गलत पद था, 85 गलत था, तो इसका राइट आंसर रहेगा 85। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है? तो अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण, तो देखो, जैसे मान लो कोई रेखा है, ए मान लेता हूं अंतः कोण, जैसे कोई त्रिभुज मान लेता हूं, इस त्रिभुज में ए अंतः कोण, ए बाह्य कोण, तो मैं कह सकता हूं अंतः कोण बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अंतः कोण बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो बात करते हैं भुजाओं की संख्या निकालनी है मुझे। जैसे मान लो अष्टकोण, इसमें भुजा है अष्टभुज का मतलब है 8 भुजाओं वाला। अष्टभुज का अंतः कोण निकालना हो, तो अंतः कोण निकालने से पहले बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंतः कोण निकालने के लिए बाह्य कोण इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि बाह्य कोण के लिए एक नियम होता है कि बाह्य कोण का योगफल होता है 360 डिग्री। अगर इसमें भुजाओं का भाग देते हैं तो अंतः कोण निकल आता है। तो यहाँ से भाग देंगे तो 4 8 चौक 32, 8 पंच 40, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा बाह्य कोण 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ जो अष्टभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री है, तो अंतः कोण बाह्य कोण दोनों का योगफल 180 डिग्री है। बाह्य कोण 45, तो अंतः कोण कितना होगा? योगफल 180 हो, तो अंतः कोण होगा 135 डिग्री, क्योंकि दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं अंतः कोण 135 डिग्री का होगा। ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 570 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी जितनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में कितनी है? एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई दी है 570 मीटर। समान लंबाई का प्लेटफॉर्म है, समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है।
तो रेलगाड़ी की गति कितनी है मीटर पर सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई 570 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 570 है। तो इसमें लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो समान लंबाई का प्लेटफॉर्म 570 मीटर। अगर मैं बात करता हूँ दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल दूरी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 0774 और आ जाएगा 1140 मीटर। 1140 मीटर। पूछा गया रेलगाड़ी की गति कितनी है। गति चाल का फॉर्मूला था दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी 1140, समय दिया 15 सेकंड। तो 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 सत्ते 105, 9 15 छक्के 90, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। 76 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बाई स्क्वायर माइनस के 11 बाई प्लस 30 बराबर 0 के द्विघात समीकरण के मूल बताना है। तो इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट दिया गया है, बाई स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 30 बराबर 0 ये दिया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मिसप्रिंट पेपर में ही आया है। तो ऐसा करते हैं, तो इस बाई की जगह x लिख लेते हैं, और बाई की जगह x लिखने से क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे इसके मूल कितने हैं, तो ऐसा करते हैं इसके फैक्टर करें, फैक्टर करने पर गुणा करके 30 आ जाए, जोड़ के घटा के 11 आ जाए। तो मैं कह सकता हूं कि 5 और 6, 5 6 का गुणा करेंगे 30 आएगा, 5 6 जोड़े तो 11 आया, प्लस के आएंगे, हमें चाहिए माइनस के। तो ऐसा करते हैं दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस के 5 माइनस 6 गुणा करने पर प्लस के 30, और माइनस 6 माइनस 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 11। इनके साथ x दिया है तो इनके साथ बाई दिया है तो बाई लगा लेते हैं, बाई बराबर 0। तो मैं यहाँ से निकालूँ x का बाई का मान कितना आएगा, बाई माइनस के 5 बराबर 0, तो बाई का मान 5, x माइनस के 6 बराबर 0, बाई माइनस के 6 बराबर 0, तो बाई का मान 6 आ जाएगा। ये इसके मूल होंगे 5 और 6। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 18 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मध्य प्रदेश वर्णरक्षक के इस पेपर में 20 क्वेश्चन आते थे। 20 क्वेश्चन में जो एक कठिन सा क्वेश्चन था, एकमात्र क्वेश्चन एक कठिन था, बाकी 20 में सिंपल क्वेश्चन थे, मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। यही एक क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग है, टाइम बर्बाद कर सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 18 सेंटीमीटर, AC 16 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन दी रहती है, क्योंकि अगर ये समचतुर्भुज होता तो इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन ये समचतुर्भुज है नहीं, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए कंडीशन होती है, जैसे ABCD, ये विकर्ण AC और BD विकर्ण BD, इसमें कंडीशन होती है कि दोनों विकर्णों का योग दोनों भुजाओं के वर्गों, मतलब आमने सामने भुजाओं के वर्गों का दुगना। जैसे AB स्क्वायर और मान लेते हैं BC स्क्वायर का दुगना, ये कंडीशन होती है। कंडीशन याद है तुरंत आंसर आ जाएगा, कंडीशन याद नहीं है इसको सॉल्व करना बहुत टफ होगा। तो यहाँ से मुझे दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है BD। इस वाली कंडीशन को लगा सकता हूँ मैं, इस वाली को। तो पहला विकर्ण 16 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण BD का स्क्वायर बराबर 2,
ए बी 14 का स्क्वायर, बी सी 18 का स्क्वायर, 16 का उसका 256, बी डी का स्क्वायर बराबर 2, 14 का स्क्वायर 196, 18 का 324। तो यहाँ से 256 प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 2, ये दोनों को ऐड करने पर 0, 2 और आ जाएगा 5। 256 प्लस बी डी स्क्वायर बराबर इसका गुणा करने पर 0, 4, 1040 आ जाएगा। तब बी डी स्क्वायर व 1040, 1040 को में से 256 घटाने पर 256 घटाएंगे तो आएगा 4, 4, 8, 4, 8, 7 मतलब 784। यहाँ से बी डी का मान निकाला तो 28 का वर्ग होता है, 28 का वर्ग होता है, तो दूसरा विकल्प 28 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इन 20 क्वेश्चनों में एकमात्र एक क्वेश्चन था जो टफ था, बाकी सभी क्वेश्चन सिंपल थे, मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, जब एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति कितनी है? ये रेलगाड़ी है, मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकंड लेती है। कोई व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो मान लेता हूं ट्रेन की लंबाई इसमें दी नहीं गई है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 300 मीटर लंबे, व्यक्ति की लंबाई लेते नहीं, तो बात करते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, दूरी लेंगे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मान लेता हूं x, प्लेटफॉर्म की 300, पार करने में 38 सेकंड लेती है, जबकि यही रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो व्यक्ति की लंबाई यहाँ लेंगे नहीं, ओनली ट्रेन की लंबाई, और इसको पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से 19, 2 से 8, 2 से 9, 9 का इसमें गुणा करें 9x और 9 3 27, 2700, 19 का x गुणा करें 19x, तो यहाँ से तो ले जाएंगे 10x बचेगा, 10x, तो यहाँ से x का मान आ गया 270, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 270 मीटर। क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा में? तो ट्रेन की गति, जब ट्रेन की दूरी आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई 270 मीटर और व्यक्ति को पार कर रही है 18 सेकंड में, तो यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 270, पार करने में व्यक्ति को 18 सेकंड लेती है, इससे आएगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटे 5 का गुणा करेंगे, तो 18 से 18 कट गया, 5 से 5 5 25 और 5 चौक 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल। इसे यही पूछा गया था ट्रेन की चाल कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक श्रेणी दी गई है, -1, 0, क्वेश्चन मार्क, 8, 15, 24। ये श्रेणी दी गई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा? तो मैं कह सकता हूं यहां से 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि मतलब -1 में 1 जोड़ेगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ बात करते हैं 7 की वृद्धि, यहाँ बात करें 9 की वृद्धि। जब यहाँ 7 की यहाँ 9 की एक विषम संख्या दिख रही है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 5 की वृद्धि हुई होगी, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, मैं कह सकता हूँ यहाँ 3 की वृद्धि हुई होगी, 3 की वृद्धि, तो मैं कह सकता हूँ ये 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह 3, इसका राइट आंसर रहेगा। रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चनों में 2 या 3 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बाकी पूरा मैथ रहेगा। मैथ के 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 रीजनिंग के हो सकते हैं, तो इसमें से 2 रीजनिंग क्वेश्चन थे, वो भी सीरीज वाले, एक पहला क्वेश्चन था और एक ये वाला।
तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, मात्र से कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन भाग पूछा गया है। क्वेश्चन है इस संख्या में 11 का भाग देने पर कितने शेष प्राप्त होंगे, या क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन मार्क या क्या आएगा? तो कुछ को ऐसा लगेगा कि 11 सत्तर 77, 11 सत्तर 77, 11 77, लेकिन ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा। तो ऐसा करते 11 का भाग इसमें, तो पहले तो 11 सत्तर 77 पूरा भाग चला गया, इस भाग जा नहीं रहा, तो 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद पूरे में देना पड़ेगा, 11 सत्तर 77 पूरा भाग चला गया, इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 लिखना पड़ेगा, 11 सत्तर 77, ये आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ क्या करते हैं, जैसे 11 के इसमें भाग देंगे, ये ऑप्शन है, ऑप्शन भी दिया है लेकिन गलत है। ऑप्शन दिया है इसमें, पहला ही ऑप्शन दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। भाग पूछा था, मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें देख के तुरंत आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नौ आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक औरत की कार्य क्षमता एक आदमी की कार्य क्षमता का 1/3 है, तो 15 औरत कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती हैं? ये समय कार्य का क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल दिया गया है। उसमें लिखा है कि 9 आदमी 9 मैन उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक औरत की कार्य क्षमता, मान लेता हूं एक औरत, एक वुमेन, इसकी कार्य क्षमता एक आदमी की 1/3 है, 1/3। इसका मतलब है अगर मैन को यहां ले जाऊं तो आ जाएगा W/M 1/3। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से W की कार्य क्षमता, औरतों की कार्य क्षमता 1 है, यहाँ मैन, M का मतलब मैन की कार्य क्षमता 3 है, मैन की कार्य क्षमता यहाँ 3 है। तो मैं कह सकता हूं दोनों की कार्य क्षमता निकल आई, तो अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 9 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? तो कितने दिन में, मान लेता हूं x दिन में करेंगी। अब क्वेश्चन आसान हो गया कि दोनों की कार्य क्षमता दी है, तो यहां से 9 इंटू M का मान, यहां से M का मान 3 प्लस 20 बराबर 15, W यहां से W का मान 1 इंटू x, तो यहां से सॉल्व करने पर 5, ये आ जाएगा 5 से 5 चौक 20, 5 तिया 5 से कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 936, x का मान 936। 36 दिन में 15 औरतें काम को कर सकती हैं, इसका राइट आंसर यही रहेगा 36। नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x और y एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। y और z एक साथ कार्य करते हुए उसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। x और z एक साथ काम करते हुए इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों श्रमिकों में सबसे कम कार्य क्षमता वाला कौन है? क्वेश्चन दिया गया समय कार्य का, एक इससे पहले था, एक समय कार्य के 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आसान थे, दोनों क्वेश्चनों को 6 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश वनरक्षक में क्वेश्चन आसान ही आते हैं, टफ नहीं आते। 1 या 2 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन आसान होते हैं। ये 2017 का पेपर था, 2017 में वैसे क्वेश्चन आसान थे, लेकिन अब 2023 चल रहा है तो टफ उसका लेवल बढ़ेगा, उसमें क्वेश्चन टफ आएंगे। तो बात करते हैं x प्लस वाई 15 दिन में, y और z 20 दिन में, x और z 30 दिन में। ऐसा करते सभी का एलसीएम आएगा 60, 15 का 60 में भाग दें, 15 चौक 60, 20 का 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो यहाँ से देखा जाए ये टोटल कार्य क्षमता होती है, ये कार्य क्षमता, ये कुल कार्य, ये होती है कार्य क्षमताएं,
एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बाई और बाई 2y, जेड और जेड 2z। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस बाई प्लस जेड, यहाँ से जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, ये आएगा भाग देगा 4.5। तो x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 4.5। मुझे यहाँ से अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी है, अलग अलग कार्य क्षमता है। तो तीनों की कार्य क्षमता दी है, तीनों की कार्य क्षमता 4.5। मुझे यहाँ से जेड की कार्य क्षमता निकालनी है, जेड की कार्य क्षमता, तो यहाँ से एक्स वाई का मान घटा देंगे, जेड का मान आ जाएगा। एक्स वाई का मान दिया है 4, इनकी जरूरत नहीं, अभी काट देते हैं। एक्स प्लस वाई का मान 4, अगर इसका मान 4 रख दें, इसका मान 4 को तो ले जाते हैं, तो जेड का मान आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट मुझे निकालना है एक्स का मान निकालना है। बाई और जेड का मान घटा देंगे, बाई और जेड का मान दिया 3, मतलब इसका मान दिया 3, एक्स का मान निकालना है, तो 3 को तरफ पच्छंत करते हैं, तो एक्स का मान आ जाएगा 4.5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट मुझे बाई का मान निकालना है, बाई का मान, तो यहाँ से एक्स और जेड का मान घटाते हैं। एक्स जेड का मान दिया 2, इन दोनों का दिया 2। मुझे बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान 2 का ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो यहाँ से कह सकता हूं मैं सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, सबसे कम कार्य क्षमता जेड की, तो इसका राइट आंसर रहेगा जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 5/6वां भाग 1440 है, उसी संख्या का 1/3 भाग क्या होगा। माना कोई संख्या थी x, उसका 5/6 भाग 1440 है। माना संख्या x का 5/6 भाग 1440 है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, या संख्या पलट कर लिख जाएगी, संख्या पलट कर 5/6 थी, 6/5 आ जाएगी। मान लो संख्या आ गई, इस संख्या का 1/3 भाग, इस संख्या का 1/3 भाग पूछा गया है, तो यहाँ से काटेंगे, ये 2, 5 से काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40। जब 288 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, 16 1 17, 4 दूनी 5, 576 इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते, क्योंकि 2017 का पेपर था, बहुत सरल था पेपर, 1-2 क्वेश्चन इसमें टफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 450 रुपए की राशि का 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगा। तो इसमें मूलधन दिया है, मूलधन 450 रुपए, 450 रुपए, दर 4.5%, ब्याज 81 रुपए, पूछा गया समय टाइम पूछा गया है। फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का SI बराबर PRT/100, ब्याज 81 बराबर मूलधन 450, दर 4.5, समय ज्ञात करना है, नीचे 100, पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएगा, 9 से काटते हैं, 9 से 9 9 में 81, 9 पंजे 5 से 20 बार कट जाएगा, इससे काटे 9 से 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 0 और आ जाएगा, तो 50 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ से समय आ गया 4 वर्ष, समय आ गया 4 वर्ष। इसमें ये पूछा गया था समय कितने समय में 81 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 4 वर्ष में 81 रुपये ब्याज हो जाएगा। सूत्र बेस में था, मात्र कुछ ही सेकंडों में इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 10 वर्ष पूर्व सीता की मां की आयु 10 वर्ष की आयु, अब 10 वर्ष पूर्व सीता की मां की आयु सीता की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद मां की आयु सीता की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो सीता की आयु कितनी है। बात करते हैं सीता की मां की आयु, या सीता
10 वर्ष पहले सीता की माँ की आयु सीता की आयु की 4 गुनी है, तो सीता की आयु x, तो इसकी हो जाएगी 4x। ये 10 वर्ष पूर्व की थी। वर्तमान में लाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, दोनों की आयु में 10 ऐड करना पड़ेगा। वर्तमान में लाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, तो इनकी वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु दिया गया इसमें 10 वर्ष बाद माँ की आयु सीता की आयु की दुगनी है। 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान की आयु है। 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 है 10 है 20। 10 वर्ष बाद ये भी हो जाएगी 20। 10 वर्ष बाद माँ की आयु सीता की आयु की दुगनी है, इसे दुगना करना पड़ेगा। 4x + 20, 2x + 14, तो 2 को इधर ले जाएंगे, ये बचेगा 2x, 20 को इधर ले आएंगे 20, x का मान आ जाएगा 10। x का मान 10। क्वेश्चन पूछा गया था सीता की वर्तमान आयु कितनी है, तो सीता की वर्तमान ये है, तो x का मान 10, 10 + 10 = 20 वर्ष। तो सीता की वर्तमान आयु दी है 20 वर्ष। इसका ये राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जनरल अपने सैनिकों को पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में व्यवस्थित करना चाहता है। ऐसा करने पर वह पाता है कि 60 सैनिक बच गए। यदि कुल सैनिकों की संख्या 8160 है, तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या कितनी है? तो बात करते हैं कुल सैनिक 8160 हैं। 8160 हैं। प्रत्येक पंक्ति में विभाजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो 60 सैनिक बच जाते हैं। तो ऐसा करते हैं 60 एक्स्ट्रा थे उनको पहले से घटा लेते हैं, तो 8100 बचेगा। 8100। इसमें शुरुआत में एक लाइन लिखी है, पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति विभाजित करना है, पूर्ण वर्ग वाली। तो मैं कह सकता हूं इसका पूर्ण वर्ग वाली, तो कोई ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी आई होगी, तो कह सकता है 81 का वर्गमूल आएगा 90। तो 90 पंक्तियों में उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक भिन्न का अंश 400% बढ़ जाए और हर 50% बढ़ जाए, परिणामी भिन्न 20/27 है, तो मूल भिन्न क्या है? मान लेता हूं अंश x हर y है। अंश 400% बढ़ जाए, तो परसेंट अपने आप में 100 होती है। जब 400 बढ़ जाएगी तो मैं कह सकता हूं 500% बढ़ गई। नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, कि नीचे 100 से 100 कट जाएगा। अगला 500% हर बढ़ जाता है, तो हर 500% 600 हो जाएगा। परिणामी भिन्न 20/27 प्राप्त होती है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काटेंगे, आ जाएगा 4। 3 से काटेंगे 3 दूनी 3 नंबर 27। तो यहाँ से x/y 2 का सब मल्टीप्लाई होगा 8 और 9 की 9, तो उसका भिन्न आएगा। जो मूल भिन्न थी 8/9, मूल भिन्न 8/9 प्राप्त होगी। तो इसका ये राइट आंसर था, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी अपने धन का 12 से 1/2% खो देता है। बची हुई राशि का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपए शेष बच जाता है। आरंभ में उनके पास कितने शेष रुपए थे? क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति था, उनके पास पहले संपत्ति थी, उसका 12.5% खो जाता है, 70% खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 210 रुपए बचते हैं। तो मान लेता हूं टोटल उसके पास x रुपए थे, उसका 12.5% खो देता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो जो टोटल 8 था उसमें से 1 खो देता है, तो 7/8 बचेगा। 7/8 बचेगा। उसके बाद 70% खर्च कर देता है, तो उसके बाद 30% बचा होगा। परसेंट को हटा के नीचे 100 बराबर 210 रुपए बचते हैं। तो यहां से काटा जाए 321 पूरा कट जाएगा, तो गुणा करने पर आ जाएगा 8 का 100 से गुणा करें 800।
इसका 800 और आंसर राइट रहेगा। तो पहले उसका धन 800 रुपए था। सिंपल क्वेश्चन थे, 2017 में पेपर आसान आए थे और अभी भी आसान नहीं आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएंगे। एसएससी में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन व्यापम में इतने टफ नहीं पूछेंगे। फिर भी टफ लेवलों की तैयारी करके जाना, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ेगा इस साल। 2023 चल रही है, पहले 2017 थी, 2017 का लेवल भी कम था, इस साल 2023 चल रही है, लेवल बढ़ेगा उसका। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी के प्रत्येक पारी का औसत 72 रन प्रति पारी है। अगले 4 पारियों में वह 80 रन ही बना सका, जिससे उसका बैटिंग औसत 2 रन प्रति पारी गिर गया। आखिरी मैच तक उसके द्वारा खेले गए कुल पारियों की संख्या कितनी है? तो पहले मान लेता हूं औसत x था, पारी x मान लेता हूं, टोटल पारी थी x, औसत दिया है, औसत दिया 72 रन प्रति पारी, एक पारी का 72, तो x पारियों का 72, तो 72x हो जाएगा, 72x हो जाएगा। आगे दिया गया है, अगले 4 पारियों में वह केवल 80 रन ही बना पाता है। अब पारियों की संख्या हो गई x + 4, पहले पारी x थी, पारी 4 और हो गई, 4 में 80 रन बना लेता है, पारी हो गई तो x + 4, उसका औसत 2 रन प्रति गिर जाता है। पहले 72 औसत था, अब रह गया 70 रह गया, तो इसका ये औसत आएगा। बात करते हैं, पहले पारी x थी, अब 4 बढ़ गई, तो मैं कह सकता हूं यहां अंतर, इन दोनों का अंतर 4 हो गया। 4 पारी की वजह से अंतर 80 रन आया था, 4 पारी की वजह से अंतर 80 आया था, तो इन दोनों का अंतर 80 होगा। तो x + 4 गुणा 70 माइनस 72x बराबर 80, 70 का ऐसे गुणा करें, 70x + 280 माइनस 72x बराबर 80, तो यहां से घटाएंगे 280 माइनस के 2x बराबर 80, 80 को उधर ले जाएंगे 200, 2x उधर लेके, तो यहां से x का मान आ गया, x का मान आ गया 200, x का मान 200। एक प्रारंभ में पारी x का मान आ गया 100, प्रारंभ में पारी 100 थी। क्वेश्चन पूछा गया है आखिरी मैच तक उसके द्वारा खेले गए कुल पारियों की संख्या। पहले पारी 100 थी, 4 पारी और ऐड हो गई, तो आखिरी तक उन्होंने 104 पारी खेली थी आखिरी तक, तो इसका राइट आंसर रहेगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक किताब को 96 रुपए में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। उस किताब को बेचने से कितने रुपए में लाभ हुआ था? क्वेश्चन दिया गया है विक्रय मूल्य दिया है 96 रुपए, यहां से लाभ परसेंट और क्रय मूल्य जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब की क्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, x और x। अगर यहां से x से करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर इसे वैल्यू कोई ऐसा वैल्यू मान के करेंगे तो उसे तुरंत आंसर आ जाएगा। यहां से ऐसा वैल्यू माने कि लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हों और यहां से सॉल्व करने पर विक्रय मूल्य 96 प्राप्त हो, तो मैं ऐसी वैल्यू मान लेता हूं, तो क्रय मूल्य आ गया 60। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस के लाभ दिया है तो 100 में जोड़ के लेंगे 60 को 160 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से विक्रय मूल्य आ गया 96, 16 छक्के 96 प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य हमने कितना माना था? क्रय मूल्य माना था 60 रुपए, क्रय मूल्य माना था 60 रुपए। क्वेश्चन पूछा गया लाभ कितना है? लाभ परसेंट पूछा होता 60 रुपए, 60 आता था, लेकिन लाभ पूछा गया है तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 96, क्रय मूल्य 60, 36 रुपए लाभ प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 36। या ऐसे डिटेल से करें तो उसमें बड़ा होगा, जैसे
जैसे लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, लाभ परसेंट का फॉर्मूला हुआ लाभ बराबर ऊपर लाभ आएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा के नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से x का मान आएगा, यहाँ से x का मान निकाल कर, क्योंकि एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा, x का मान 60 आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य 96 क्रय मूल्य 60 घटा के 36 लाभ प्राप्त हो जाएगा, इससे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ऑप्शन दिए गए 4। भिन्न के 2 क्वेश्चन आए हैं, 2017 के प्रत्येक सेट में 2 क्वेश्चन भिन्न के आए हैं और दोनों ही क्वेश्चन आसान थे, मात्र क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते थे। तो पहला ऑप्शन दिया है 11/37, दूसरा 17/39, तीसरा 21/67, चौथा 21/43। तो उसमें हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी भिन्न। तो ऐसा करते हैं, क्या 37 का इसमें भाग देने पर भाग देंगे तो टप हो जाएगा, और इसका कोई तरीका, ऐसा करते हैं भाग देना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो अगर मान लेता हूँ इसका इसमें भाग देते हैं, इसका इसमें, वैसे देखो इसका जस्ट 17 दूनी 34 लगभग 2, तो मैं कह सकता हूँ अगर इसका इसमें भाग देंगे तो लगभग 4 कुछ आएगा, 0.4 के समथिंग आएगा, क्यों 5 आ नहीं सकता। अगर 0.5 का गुणा करें तो इसका जस्ट आधा होता है, जस्ट आधा 18.5 आएगा, तो कह सकता है 0.4, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका जस्ट आधा दिख रहा है, क्यों 43 का लगभग 21.5 होता है, जस्ट आधा लगभग 0.5 के समथिंग आएगा, 0.5 के समथिंग आएगा लगभग। यहाँ बात करते हैं यहाँ, तो इसका ऐसा भाग देने पर अगर मान लेता हूँ यहाँ 0 बढ़ा लेता हूँ, तो 6 का ऐसे भाग देंगे तो 6 का आ जाएगा 6 का 3, ठीक है। तो 3 से कुछ ज्यादा ही आएगा, 3 से कुछ ज्यादा आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, मतलब 0.3 कुछ भी आए, 0.3 से ज्यादा आएगा। अगर इसका 37 का भाग देना है 11 में, तो देखो 37 का 3 से गुणा करते हैं, 37 तिया 111 आता है, और ये लिखा है अगर मान लो 0 भी बढ़ा लेता हूं तो 110 है, तो कहने का मतलब 3 से थोड़ा कम आएगा, 0.2 या 0.2 के समथिंग कुछ भी आए, तो कहने का मतलब 0.2 आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यही आएगी। इसमें एग्जैक्ट भाग नहीं देना तुम्हें, एग्जैक्ट भाग देंगे टाइम बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी भिन्न का भी दिया है, भिन्न का 2 क्वेश्चन भिन्न से आते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है 38/71, 50/81, 49/87, 63/117। ये कुछ भिन्न दी गई है, इसमें बड़ी भिन्न बताना है, बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न के लिए 71 का इसमें भाग दे नहीं सकते, 71 का भाग आता नहीं, तो ऐसा करते से वैल्यू को समथिंग मान लेते हैं। इस 71 दिए तो इसे लगभग 70 मान लें, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, भाग देंगे तो ये चलाएगा 0.7/35, 0.5 के समथिंग चला जाएगा। ये लगभग 90 के समथिंग मान लेते हैं, 90 का, तो भाग देंगे कितना आएगा 9 का, 9×5 = 45, 0.5 के समथिंग आएगा, 0.5, 9×45 होता है। यहाँ बात करते हैं तो इसे 0 मान लेता हूँ, 0 से 0 कट गया, इससे इसमें भाग देंगे तो 0. बात करें 8×6 = 48, लगभग 0.6 के समथिंग आएगा। यहाँ इसको मान लेता हूँ लगभग, इसका वैसे दिख रहा है देखो जस्ट दुगुना नहीं, ऐसा कर लेते हैं, इसे 120 मान लेते हैं, 120 पॉइंट लगा यहाँ 12.60, लगभग 0.5 के समथिंग आएगा, तो लगभग 0.5 के समथिंग है, 0.6, तो सबसे बड़े की बात करें तो 0.6, तो इसका राइट आंसर रहेगा 50/81, इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन थे 2017 के पेपर सिंपल क्वेश्चन आए थे, इस साल इसका लेवल बढ़ेगा, तो अच्छी तैयारी करना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।